हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवी भसीन। आज हम जो इम्यूनो की सीरीज़ चला रहे हैं उसी में एक नेक्स्ट कंटिन्यूशन लेकर आए हैं उसी सीरीज़ का। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो डायरेक्टली शायद नाम से आपको सिलेबस में नहीं मिले, लेकिन यदि आप इम्यूनोलॉजी समझना चाहते हैं तो समझने के लिए ये बेसिक कंसेप्ट है इम्यूनोलॉजी का जो आपको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। अभी तक के वीडियोज़ में मैंने आपको इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में बताया है कि इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है वो तरह की इम्यूनिटी होती है जो बाय बर्थ किसी भी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है और बॉडी का जो जनरल डिफेंस सिस्टम होता है, जैसे बॉडी के एक्सटर्नल बैरियर्स हैं, स्किन है, म्यूकस है, बॉडी के फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हैं जैसे टेम्परेचर है, पीएच है और लाइसोसाइम वगैरह जो फैक्टर्स बॉडी में सिक्रीट होते हैं वो किस तरह से पैथोजन की एंट्री बॉडी में रोकते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट कैटेगरी हमने सेकेंड वीडियो में जो देखी थी वो थी एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होता है, किस तरह से पैसिव इम्यूनिटी काम करती है, यानी कि जो एंटीबॉडीज अगर प्रीफॉर्म सप्लाई करी जाए तो कैसे बॉडी का इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है और किस तरह से डाइल्यूट फॉर्म एंटीजन का डालकर हम बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं। ये चीज़ों का बेसिक कंसेप्ट हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे कि जब कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, यदि आपकी बॉडी का इन्नेट इम्यून सिस्टम फेल हो गया तो आपकी बॉडी किस तरह से पाथवे चलाएगी, किस तरह से आपकी बॉडी उसके लिए रिस्पांस जनरेट करेगी, वो हम देखेंगे। तो इसके लिए ये कोई टॉपिक के रूप में आपको नहीं मिलेगा कहीं पे भी, कहीं कहीं है बीएससी वगैरह के सिलेबस में, लेकिन ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। इसको मैं सीधे इस डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, ध्यान से समझिएगा और मेरे हर वर्ड को बिल्कुल आप दिमाग में बैठाइएगा, चाहे तो मेरी लैंग्वेज को नोट डाउन भी करें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जब कोई भी एंटीजन या कोई भी पैथोजन, मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है कि एंटीजन और इम्यूनोजन का क्या अंतर होता है। एंटीजन वो फॉरेन पार्टिकल है जो प्रायः प्रोटीनेशियस नेचर का होता है और जो एंटीबॉडी के साथ कंबाइंड करने की क्षमता रखता है, और इम्यूनोजन वो एंटीजन है जो बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनवाने की क्षमता रखता है। तो जब कोई भी एंटीजन या पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है और हमारी बॉडी का जो इन्नेट इम्यून सिस्टम है वो फेल हो जाता है, तो उस कैटेगरी में क्या होता है कि एंटीजन हमारी बॉडी के सबसे पहले एंटीजन जिस सेल से इंटरैक्ट करता है उन सेल्स को कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। ठीक है, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स बॉडी के इम्यून सेल्स का मुख्य प्रकार है। जब अभी हम सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम का वीडियो बनाएंगे तो उसमें आप क्लियरली देखेंगे कि इम्यून सिस्टम में कौन कौन से सेल्स होते हैं। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि APC antigen presenting cells are one of the potent and most important cells of immune system। APC antigen presenting cell हमारे परिरक्षा तंत्र के महत्वपूर्ण सेल्स हैं। ठीक है, क्योंकि जब कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है और हमारी इन्नेट इम्यूनिटी फेल हो गई है, हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी इनटू क्वेश्चन आई है, तो सबसे पहले उस एंटीजन का या पैथोजन का संपर्क होगा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से। ठीक है, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल द्वारा एंगल्फ कर लिया जाएगा, अंदर ले लिया जाएगा। देख पा रहे हैं आप कैसे एंटीजन की एंट्री इस डायग्राम में एपीसी के अंदर हो रही है। मुख्यतः 3 प्रकार के एपीसी होते हैं। सबसे अच्छे एपीसी होते हैं मैक्रोफेजेस, नंबर 2 के एपीसी होते हैं डेंड्राइटिक सेल, और किसी परिस्थिति में जो तीसरे सबसे सक्षम एपीसी होते हैं वो होते हैं बी सेल्स। ठीक है, तो ये एंटीजन किस तरह से एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के अंदर एंटर करा और डिग्रेड हुआ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में जाके, मतलब एंटीजन जब एंगल्फ होगा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में जाके, वहाँ ये एंटीजन तोड़ा जाएगा एंटीजेनिक पेप्टाइड्स में, इसका विघटन होगा। ठीक है, ये टूटेगा और एपीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट एंटीजन अगर एंटर करा तो एपीसी उसको उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स नहीं जनरेट कर पाएगा। तो ये ज़रूरी है कि जब एंटीजन एपीसी के अंदर एंटर करता है तो सबसे पहले एपीसी इस एंटीजन का डिग्रेडेशन कराता है। ठीक है, इसे तुड़वाएगा और ये एंटीजन टूटेगा काहे में, क्योंकि ये प्रोटीन है तो ये टूटेगा काहे में, पेप्टाइड्स। तो ये एंटीजन कन्वर्ट हो जाएगा एंटीजेनिक पेप्टाइड्स में। और कहाँ
एक्सप्रेस होगा एपीसी के सरफेस पे। कहाँ एक्सप्रेस होगा? एपीसी की सतह पर, ठीक है। और वहाँ जब भी कोई एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एंटीजन को प्रेजेंट करेगा तो एक बात दिमाग में बिठा लीजिए कि खाली एंटीजन एपीसी की सतह पर प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि खाली एंटीजन टी हेल्पर सेल द्वारा जिससे इंटरेक्शन होना है इस एपीसी का, उस टी हेल्पर सेल द्वारा अकेला कभी नहीं पहचाना जाएगा। जब भी एपीसी की सतह पर एंटीजन का प्रेजेंटेशन होगा वो सदैव किसके साथ में होगा? एक मुख्य ग्लाइकोप्रोटीन के साथ में होगा, जिसे हम कहते हैं मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स या एमएचसी, ठीक है। ये मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स या एमएचसी डायग्राम में शो नहीं हो रहा है, पर डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ेंगे, जो ये डिस्क्रिप्शन है इसमें आप अच्छे से पढ़ पाएंगे कि जब भी एंटीजन जो है हमारी बॉडी में एंटर करता है तो सबसे पहले ये एंगल्फ कर लिया जाता है एपीसी द्वारा। एपीसी इस एंटीजन का विघटन करता है, इसका डिग्रेडेशन करता है और इसे अपनी सतह पर एक्सप्रेस कर देता है एक विशेष प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन के साथ, जिस ग्लाइकोप्रोटीन को कहते हैं मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 3 टाइप के होते हैं, लेकिन हमारी पढ़ने में 2 ही आते हैं जिनका मेन रोल होता है हमारे इम्यून सिस्टम में, एमएससी क्लास 1 एंड एमएससी क्लास 2, ठीक है। तो सदैव एपीसी अपनी सतह पर एंटीजन को एक्सप्रेस करेगा एमएससी क्लास 2 के साथ। यही चीज़ इस डायग्राम में दिख रही थी। इस डायग्राम में एमएचसी मेंशन्ड नहीं है, पर को स्टिमुलेटरी सिग्नल का जो लेबल लगा हुआ है वो एमएचसी के लिए ही है। एमएचसी क्लास 2 और एंटीजन एपीसी के सरफेस पे एक्सप्रेस हुआ। अब सवाल ये उठता है कि इस एमएचसी की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि इस एपीसी का सर्वप्रथम इंटरेक्शन होगा टी हेल्पर सेल के साथ। टी हेल्पर सेल 4 प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम में बात करेंगे। बहरहाल इतना याद रखिए कि 2 मेन टाइप के होते हैं, टी हेल्पर सेल और टी साइटोटॉक्सिक सेल। तो जो टी हेल्पर सेल होता है उसके ऊपर एक मार्कर होता है जिसे कहते हैं CD4, ठीक है। उसके ऊपर एक मार्कर होता है जिसे कहते हैं CD4 और उसी टी हेल्पर सेल के ऊपर एक और मार्कर होता है जिसे कहते हैं TCR CD3, ठीक है। TCR का फुल फॉर्म है टी सेल रिसेप्टर और CD3 एक इनवेरिएंट हेट्रोडाइमर की चेन है जो इस TCR के साथ जुड़ती है, ठीक है। मेरी बात को फिर से समझिए, मैंने क्या समझाया आपको? मैंने अभी तक आपको बताया है कि एंटीजन बॉडी में एंटर करा, एपीसी ने उसे इंगल्फ करा, उसे तोड़ दिया और उसे अपनी सतह पर एक्सप्रेस करा। किसके साथ में? एक विशेष प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन के साथ में जिसे कहते हैं एमएचसी क्लास 2, ये मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्लास 2, ठीक। ये एपीसी की स्टोरी हो गई। अब क्यों एमएचसी के साथ ये एंटीजन प्रेजेंट हो रहा है, इसे समझने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है ये समझना कि जो टी हेल्पर सेल है उसका एक्टिवेट होना, अगर बॉडी में किसी भी लेवल पर इम्यूनिटी जनरेट होनी है या बॉडी में अगर किसी भी लेवल पर इम्यून रिस्पांस का जनरेशन होना है, तो एक बात समझ लीजिए कि जब तक आपकी बॉडी के टी हेल्पर सेल एक्टिवेट नहीं होंगे तब तक आपकी बॉडी में इम्यून रिस्पांस जनरेट नहीं होगा। Activation of T helper cell is a mandatory requirement for generation of any kind of immune response. बॉडी के रक्षा तंत्र के कार्य करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि जो टी हेल्पर सेल हैं उनका एक्टिवेशन हो या वो एक्टिवेट हो, ठीक है। अब टी सेल की स्टोरी समझ लीजिए। मैंने आपसे उस दिन भी क्लास में कहा था कि टी सेल 4 प्रकार के होते हैं प्रायः, टी हेल्पर सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल, टी सप्रेसर सेल और टी डिलेट सेल। मैं अभी सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम में चारों समझाऊंगी, यहाँ सिर्फ 2 प्रकार के सेल की बात कर रही हूँ जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की जनरेशन के लिए ज़रूरी हैं, टी हेल्पर सेल और टी सीट यानी कि टी साइटोटॉक्सिक सेल।
अब समझने की बात यह है कि जो टी हेल्पर सेल होता है उसके ऊपर, किसी भी टी सेल के ऊपर उसका एक रिसेप्टर लगा होता है जिसे कहते हैं TCR-CD3। ठीक है, इस रिसेप्टर को कहते हैं TCR-CD3। ठीक है, TCR-CD3 का काम होता है एंटीजन को रिकॉग्नाइज करना, एपीसी की सतह पर जो एंटीजन है उसे रिकॉग्नाइज करना। ध्यान से सुनते जाइएगा। इस टीसीआर की जो टेल होती है, जब हम टीसीआर का स्ट्रक्चर का मेरा वीडियो इसमें डला हुआ है, आप देखेंगे उसके स्ट्रक्चर को तो आपको पता पड़ेगा कि जो टीसीआर है इसकी जो टेल है वो बहुत छोटी होती है, वो अंदर तक सिग्नल ट्रांसड्यूस नहीं कर पाती। इसलिए ये टीसीआर अकेला एंटीजन से कॉम्प्लेक्स बनाने में, एंटीजन को पहचानने में असक्षम है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? एंटीजन को अकेला टीसीआर नहीं पहचान पाएगा, लिहाजन उसको कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा एक हेटेरोडाइमर के साथ में। ये टीसीआर कॉम्प्लेक्स बनाएगा CD3 मॉलिक्यूल के साथ में, और TCR CD3 मिल करके एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेंगे, उस एंटीजन को जो टूट करके कहाँ प्रेजेंट हुआ है, एपीसी की सतह पर। ठीक है, अब देखिए ये तो एक एस्पेक्ट हुआ, लेकिन यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम और आती है। ये जो टी हेल्पर सेल है इसकी एक छोटी सी प्रॉब्लम है। कोई भी टी सेल MHC रिस्ट्रिक्टेड होता है, वो तब तक एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा जब तक एंटीजन MHC के साथ में प्रेजेंट नहीं होगा। जब तक एंटीजन MHC के साथ में प्रेजेंट नहीं होगा तब तक टी हेल्पर सेल एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने में असक्षम होगा। इसलिए टी हेल्पर सेल पर एक मार्कर होता है जिसे कहते हैं CD4 मार्कर, जिसका काम है एपीसी पे उपस्थित MHC क्लास सेकंड को रिकॉग्नाइज करना। ठीक है, यानी अभी तक हमने क्या देखा उसको एक बार फिर से रिकैप करते हैं। अभी तक हमने देखा कि जब एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर करेगा, सबसे पहले आपकी इनेट इम्यूनिटी फेल हुई, आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी इनटू क्वेश्चन आई। सबसे प्रथम कांटेक्ट जो होगा वो किससे होगा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से होगा। मैंने आपको हमारी बॉडी के 3 मेजर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बताए, कौन? नंबर 1 पे मैक्रोफेज, नंबर 2 पे डेंड्राइटिक सेल, नंबर 3 पे बी सेल्स। ठीक है, अब आपके एपीसी ने इस एंटीजन को एंगल्फ किया, इसे तोड़ा, इसे तोड़कर अपनी सतह पर एक्सप्रेस कर दिया, किसके साथ? MHC, जो कि एक ग्लाइकोप्रोटीन है जिसका फुल फॉर्म है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, उसके साथ अपनी सतह पर प्रेजेंट कर दिया एंटीजन को। MHC की क्लास कौन सी होगी? MHC क्लास सेकंड होगा। क्यों होगा MHC क्लास सेकंड? क्योंकि इसे रिकॉग्नाइज करने के लिए सामने आएगा टी हेल्पर सेल। टी हेल्पर सेल पर TCR होगा, टी सेल रिसेप्टर, जो कि अगेन एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा CD3 हेटेरोडाइमर के साथ में, यानी इसे हम कहेंगे TCR CD3 कॉम्प्लेक्स। ये TCR CD3 कॉम्प्लेक्स मिल करके एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर पाएगा, क्योंकि TCR टी सेल रिसेप्टर की जो टेल है वो छोटी है, वो अकेला सिग्नल ट्रांसडक्शन नहीं कर सकता है, इसलिए TCR CD3 एंटीजन के साथ में मिलकर ही कॉम्प्लेक्स बना पाएगा। अब ये TCR CD3 एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगा, एंटीजन से बाउंड होगा और कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जितना स्ट्रॉन्ग TCR CD3 और एंटीजन का कॉम्प्लेक्स होगा उतनी अच्छी इम्यूनिटी जनरेट होगी। ठीक है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स टी सेल की एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जब तक MHC उसके एंटीजन MHC के साथ में प्रेजेंट नहीं होगा तब तक टी हेल्पर सेल एंटीजन को नहीं पहचानेगा। ठीक है, टी हेल्पर सेल या कोई भी टी सेल MHC रिस्ट्रिक्टेड होता है, इसीलिए ये एंटीजन जो एपीसी की सतह पर प्रेजेंट हुआ था ये MHC क्लास सेकंड के साथ हुआ था। क्लास सेकंड इसलिए क्योंकि टी हेल्पर सेल पर इसे रिकॉग्नाइज करने के लिए एक विशेष मार्कर था, वो था CD4 मार्कर। तो टी हेल्पर सेल पर उपस्थित TCR CD3 एंटीजन से बाइंड करेगा और उसी पर उपस्थित CD4 मार्कर जो है वो MHC क्लास सेकंड से बाइंड करेगा। दोनों के बीच में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा और इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के होते ही टी हेल्पर सेल का एक्टिवेशन हो जाएगा। जैसा कि मैं शुरू से आपको बताती आ रही हूँ कि टी हेल्पर सेल का एक्टिवेशन इम्यून रिस्पॉन्स के जनरेशन में सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है।
जब तक टी हेल्पर सेल का एक्टिवेशन नहीं होगा तब तक इम्यूनिटी अगले लेवल पे प्रोसीड नहीं होगी। ठीक है, टी हेल्पर सेल का एक्टिवेशन होने की निशानी ये होगी कि एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल इंटरल्यूकिन रिलीज करेगा। इंटरल्यूकिन एक प्रकार के स्पेशल प्रोटीन है जो कि इम्यून रिस्पॉन्स जनरेशन के लिए अत्यंत आवश्यक है, एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब तक टी हेल्पर सेल एक्टिवेट नहीं होगा तब तक वो टी सी सेल को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा और ना ही वो बी सेल को एक्टिवेट कर पाएगा। एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि टी हेल्पर सेल अगर एक्टिवेट नहीं होगा तो ना तो बी सेल एक्टिवेट होगा, ना बी सेल एंटीबॉडी बनाएगा और ना बी सेल ह्यूमरल इम्यूनिटी चला पाएगा और ना ही जो आपका टीसी सेल है वो एक्टिवेट हो पाएगा और न ही आपकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी चलेगी। यहाँ दो कंसेप्ट और अच्छे से समझ लीजिए, केवल टी सेल के, टी हेल्पर सेल के और फिर टीसी सेल के एक्टिवेशन से जो इम्यूनिटी जनरेट होती है वो कहलाती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। टी सेल को अपना काम करने के लिए, अपना एक्टिवेशन देने के लिए किसी भी और दूसरे सेल की ज़रूरत नहीं है। टी सेल सक्षम है, वो अपने ही लेवल पर एक इम्यूनिटी जनरेट कर सकता है जिसे कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। लेकिन बी सेल टी सेल पर डिपेंडेंट है। जब तक टी हेल्पर सेल का एक्टिवेशन नहीं होगा तब तक जो है वो बी सेल एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। यानी बी सेल से जनरेट होने वाली ह्यूमरल इम्यूनिटी वो आश्रित है टी हेल्पर सेल के एक्टिवेशन पर। ठीक है, इतना आप समझ गए। इस डायग्राम से आप इतना समझ गए कि टी हेल्पर सेल एक्टिवेट हुआ। टी हेल्पर सेल के एक्टिवेट होने की निशानी ये थी कि इस एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल ने इंटरल्यूकिन रिलीज किया। ठीक है, अब दो रास्ते हैं इस एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल के पास। वो दो रास्ते ये हैं कि जब कभी प्रायः वायरस की एंट्री होती है तो ये टी हेल्पर सेल टी सी सेल को एक्टिवेट करता है और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जनरेट करता है। ठीक है, तो इस परिस्थिति में ये जो टी हेल्पर सेल है ये एक्टिवेट होगा और टी सी सेल को एक्टिवेट करेगा। टी सी सेल जो है वो सीटीएल में बदलेगा और सीटीएल क्या करेगा, अल्टर्ड सेल्फ सेल का लाइसिस करेगा। ये अल्टर्ड सेल्फ सेल क्या है? मैंने आपसे कहा कि जब भी कभी कोई वायरस की एंट्री होती है तो टी सी सेल द्वारा या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी द्वारा उस वायरस का एलिमिनेशन होता है। ठीक है, तो जब भी वायरस हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो वो हमारी बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स हैं उन्हें परिवर्तित करेगा, उनके नॉर्मल फंक्शनिंग को बदल देगा। ऐसे परिवर्तित सेल को कहा जाता है अल्टर्ड सेल्फ सेल। ऐसे परिवर्तित सेल को कहते हैं ऐसा सेल जो वायरस द्वारा ग्रसित है उसे कहा जाएगा अल्टर्ड सेल्फ सेल। टी हेल्पर सेल एक्टिवेट हुआ, उसने टी सी सेल को जगाया कि जगो सीटीएल में बदलो, और इस सीटीएल वाले सेल ने क्या किया, अल्टर्ड सेल्फ सेल को पकड़ा और उसका लाइसिस कर दिया। ये जो रास्ता है ये कहलाता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये भी आश्रित है टी हेल्पर सेल पर। अगर टी हेल्पर सेल एक्टिवेट नहीं होंगे, जो एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल के इंटरल्यूकिन्स हैं उनके इन्फ्लुएंस में ही टीसी या बी सेल का एक्टिवेशन हो सकता है। जब तक वो इंटरल्यूकिन्स का साया नहीं होगा न सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी चलेगी न ह्यूमरल इम्यूनिटी चलेगी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल ने क्या किया, टीसी सेल को एक्टिवेट किया, टीसी सेल सीटीएल में बदला, सीटीएल ने क्या किया, सेल का लाइसिस करा, अल्टर्ड सेल का लाइसिस करा। ठीक है, जिस सेल के अंदर वायरस की एंट्री हुई थी वो सेल कन्वर्ट हो गया अल्टर्ड सेल में और उस सेल का क्या कर दिया, लाइसिस कर दिया। ये रास्ता कहलाता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। दूसरा रास्ता जो है, सेकेंड वे जो है, वो है इसके पास ह्यूमरल इम्यूनिटी। ये जब कोई बैक्टीरियल एंटीजन एंटर किया तो प्रायः जो एलिमिनेशन होगा वो ह्यूमरल इम्यूनिटी के रास्ते से होगा।
और ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है उसमें एंटीबॉडी प्रोडक्शन, सदैव याद रखिए बी सेल का जो प्लाज्मा सेल होता है वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन करता है। जो इम्यूनिटी बी सेल द्वारा जनरेट होती है उसे ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं। बी सेल टोटली टी सेल पर आश्रित हैं। अगर टी सेल नहीं होंगे, टी हेल्पर सेल का एक्टिवेशन नहीं होगा, एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल के इंटरल्यूकिन्स का साया नहीं होगा बी सेल के पास, इसकी अवेलेबिलिटी, इसी के इन्फ्लुएंस में बी सेल जो है वो डिफ्रेंशिएट करेगा बी प्लाज्मा और बी मेमोरी सेल में और एंटीबॉडी बनाएगा बी प्लाज्मा सेल। So activation of T helper cell and the secretion of interleukin by activated T helper cell is a mandatory step for the generation of humoral immunity. ठीक है, तो जो एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल हैं उनके इन्फ्लुएंस में बी सेल के ऊपर बी सेल का डिफ्रेंशिएशन होगा। अब क्या होगा, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि बॉडी में 3 प्रकार के एपीसी होते हैं। कौन कौन से? मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स और बी सेल्स। मैंने कहा था बी सेल भी विशेष परिस्थिति में एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह बिहेव करते हैं। अब देखिए, जब कोई बैक्टीरियल एंटीजन एंटर करता है तो प्रायः उसका एलिमिनेशन किससे होता है? बी सेल के द्वारा होता है, मतलब ह्यूमरल इम्यूनिटी से होता है। तो जब कोई एंटीजन एंटर करा तो बी सेल उसे एंगल्फ कर लेगा और अपने सरफेस पे प्रेजेंट कर देगा। किसके साथ में? एमएससी क्लास सेकंड के साथ में। क्यों? क्योंकि ये बी सेल फिर कांटेक्ट में आएगा किसके? टी हेल्पर सेल्स। लेकिन ये टी हेल्पर सेल और जो ऊपर टी हेल्पर सेल था उसमें एक ही वेरिएशन है। ऊपर वाला टी हेल्पर सेल एक रेस्टिंग टी हेल्पर सेल था और यहाँ बी सेल का जिस टी हेल्पर सेल से कांटेक्ट हो रहा है वो एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल है। और एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल की क्या निशानी होती है कि वो इंटरल्यूकिन सिक्रीट करता है। मतलब इंटरल्यूकिन सिक्रीट करता हुआ टी हेल्पर सेल कांटेक्ट करेगा बी सेल से। बी सेल की सतह पर क्या है? एक तो एंटीजन है, एक एमएससी क्लास सेकंड है। टी हेल्पर सेल की सतह पर क्या है? TCR CD3 है और CD4 मार्कर है। TCR CD3 एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगा, CD4 मार्कर एमएससी क्लास सेकंड को रिकॉग्नाइज करेगा। जैसे ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा ये बी सेल डिवाइड कर जाएगा बी मेमोरी सेल और बी प्लाज्मा सेल। बी मेमोरी सेल किसी भी डिजीज के लिए मेमोरी स्टोर करता है और प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाता है। ये जो एंटीबॉडी बनेगी इनकी मेमोरी स्टोर करेगा बी सेल और ये एंटीबॉडी अल्टीमेटली एंटीजन से फाइट करेगी और एंटीजन को बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर देगी। ठीक है, ये जो इम्यूनिटी जो टी सेल के इन्फ्लुएंस में बी सेल का एक्टिवेशन हुआ और बी सेल का डिफ्रेंशिएशन हुआ इनटू बी मेमोरी एंड बी प्लाज्मा सेल, ये जो इम्यूनिटी बी सेल के लेवल पे जनरेट हुई विद द हेल्प ऑफ टी सेल, ये कहलाती है ह्यूमरल इम्यूनिटी, जो जनरली बैक्टीरियल एंटीजेंस की एंट्री में ही जनरेट होती है। तो ये एक बेसिक डायग्राम है इम्यून रिस्पॉन्स जनरेशन का। यदि आप ये डायग्राम समझ गए तो आप इम्यूनोलॉजी का बेसिक समझ गए। इसके बाद आप जितनी भी इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे, चाहे बी सेल का एक्टिवेशन हो, टी सेल का एक्टिवेशन हो, चाहे मैक्रोफेजेस का एक्टिवेशन हो, डिफरेंट सेल्स की फंक्शनिंग हो, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का डिटेल हो, इम्यूनल इम्यूनिटी का डिटेल हो, सबका बेस यही है। यदि ये किस तरह से जनरेट हुई आपको ये समझ में आ गया तो आपको इम्यूनोलॉजी का जो मेन मुख्य जो गढ़ है वो समझ में आ गया। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिकैप कर देती हूँ। जब एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है और हमारी इन्नेट इम्यूनिटी फेल हो जाती है तो सबसे पहले उसका जो कांटेक्ट होता है वो होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हमारी बॉडी में मुख्यतः 3 प्रकार के हो सकते हैं। मैक्रोफेजेस जो टॉप एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, सेकेंड नंबर पे डेंड्राइटिक सेल और थर्ड नंबर पे बी सेल्स। ये एंटीजन एपीसी द्वारा या एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल द्वारा एंगल्फ कर लिया जाएगा, ये टूटेगा और इसके एंटीजेनिक पेप्टाइड बनेंगे और एपीसी के सरफेस पे ये एंटीजेनिक पेप्टाइड एक्सप्रेस होंगे। किसके साथ में? एमएससी क्लास सेकंड के साथ में, क्योंकि इस एंटीजन का प्रेजेंटेशन होना है टी हेल्पर सेल को। टी हेल्पर सेल पे TCR CD3 का कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है जो कि एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने का काम करेगा और CD4 मार्कर प्रेजेंट है जो कि एमएससी क्लास सेकंड को पहचानने का काम करेगा।
TCR CD3 और एंटीजन के बीच में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा और CD4 और MSC क्लास सेकंड के बीच में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा। इस कॉम्प्लेक्स के बनते ही टी हेल्पर सेल का एक्टिवेशन होगा जिससे इंटरल्यूकिन्स का सिक्रीशन होगा। एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल की निशानी होती है कि वो इंटरल्यूकिन सिक्रीट करता है। अच्छा, ये जो एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल है ये मेमोरी भी रखते हैं, ठीक है। अगर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी से ही किसी वायरल एंटीजन का एलिमिनेशन होगा तो ये कुछ वायरसेस के लिए मेमोरी भी रखते हैं। अगेन, मेमोरी हर वायरस के लिए नहीं रखी जाती। मेमोरी का मतलब है कि ये प्रीफॉर्म्ड टी हेल्पर सेल आपकी बॉडी में स्टोर्ड रहेंगे और दूसरी बार जब पैथोजन अटैक करेगा तो ये उसे अपने ही लेवल पर एलिमिनेट कर देंगे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से हम मीजल्स के लिए बी सेल द्वारा बनी हुई एंटीबॉडी का पढ़ते हैं ना, कि एक बार एंटीबॉडी बन गई तो वो स्टोर्ड रहेगी, दूसरी बार जब मीजल्स होगा तो वो उससे फाइट करके उसे बाहर एलिमिनेट कर देगी। वही चीज़ है मेमोरी, ठीक है। तो टी हेल्पर सेल एक्टिवेट हुए। अब ये टी हेल्पर सेल या तो टीसी सेल को एक्टिवेट करेंगे और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी चलाएंगे। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मोस्टली वायरस इन्फेक्शन के वायरल इन्फेक्शन के केस में चलती है। जब वायरस किसी नॉर्मल सेल को अफेक्ट करता है तो वो नॉर्मल सेल ऑल्टर्ड सेल्फ सेल में बदल जाता है। ऑल्टर्ड सेल्फ सेल का टीसी सेल से इंटरेक्शन होगा और सीटीएल, टीसी सेल जो है वो सीटीएल में बदलेगा और सीटीएल ऑल्टर्ड सेल्फ सेल का लाइसिस कर देगा, ये ऑल्टर्ड सेल्फ सेल को खा जाएगा, ठीक है। ये इम्यूनिटी कहलाती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। और इसी प्रकार से जो एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल होता है वो बी सेल को भी एक्टिवेट कर सकता है। जब कोई बैक्टीरियल एंटीजन एंटर करेगा तो उस परिस्थिति में क्या होगा, उस परिस्थिति में वो एंटीजन बी सेल के अंदर जाएगा, बी सेल यहाँ एपीसी की तरह काम करेगा और उस एंटीजन का विघटन कर देगा और उसे अपने सरफेस पे प्रेजेंट करेगा एंटीजेनिक पेप्टाइड्स के रूप में। किसके साथ? MSC क्लास सेकंड के साथ। और टी सेल पर उपस्थित TCR CD3 एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगा और CD4 मार्कर रिकॉग्नाइज करेगा MSC क्लास सेकंड को। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा और बी सेल का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा बी प्लाज्मा सेल और बी मेमोरी सेल। बी प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाएगा और ये एंटीबॉडी इस एंटीजन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाकर इस एंटीजन का एलिमिनेशन कर देगी और जो मेमोरी सेल हैं उसके अंदर ये एंटीबॉडी की मेमोरी स्टोर हो जाएगी, ताकि जब अगली बार बैक्टीरिया जो है वो अटैक करे या कोई पैथोजन अटैक करे तो ऑलरेडी प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज प्रेजेंट हों जो इससे फाइट कर सके। जो मैंने कहा कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में बी सेल एक्टिवेट होते हैं, ये हर इन्फेक्शन पर नहीं लागू। मोस्टली जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो इट इज़ एलिमिनेटेड बाय हेमोरेलिमिनेटी। मोस्टली जब वायरल इन्फेक्शन होता है तो इट इज़ एलिमिनेटेड बाय सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। बट इन इम्यूनोलॉजी देर इज़ नथिंग लाइक 100%, देर आर एक्सेप्शंस, ठीक है। एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, एक्सेप्शंस हो सकते हैं। कभी कभी वायरस के केस में भी ह्यूमरल इम्यूनिटी काम कर सकती है, कभी कभी बैक्टीरिया के केस में भी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी काम कर सकती है। बट ये एक बेसिक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेशन का जो वीडियो था वो था। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच।